हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप को समझा था। आज हम आगे की तरफ यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज बायोडाइवर्सिटी लॉस को समझाऊंगा बेटा। चलिए हम बायोडाइवर्सिटी लॉस को समझते हैं। तो यहाँ ये रहा बायोडाइवर्सिटी लॉस। अरे जब बायोडाइवर्सिटी लॉस की बातें होंगी तो एक्सटिंक्शन आएगा, और एक्सटिंक्शन तीन प्रकार का होता है, नेचुरल, मास और एंथ्रोपोजेनिक। कुछ स्पीसीज आ रही है तो टाइम के साथ कुछ स्पीसीज जा भी रही है। इस तरह से स्पीसीज का जाना नेचुरल एक्सटिंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर स्पीसीज किसी कैटास्ट्रॉफ की वजह से जाती है, जिसे कि हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, अगर उसकी वजह से किसी एरिया से बल्क जा रहा है तो उसको हम यहाँ पर मास एक्सटिंक्शन के नाम से पुकारेंगे। लेकिन आज जो ह्यूमन कर रहा है उसे हम एंथ्रोपोजेनिक के नाम से पुकारते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन इस प्रकार का एक्सटिंक्शन है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है। आपको जब एवोल्यूशन पढ़ाया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि पहले 5 बड़े एक्सटिंक्शन के एपिसोड हो चुके हैं और अब जो चल रहा है वो 6th एपिसोड है, और ये पहले वाले 5 के कंपैरिजन में 100 से 1000 टाइम ज़्यादा हो रहा है। आखिर ह्यूमन ऐसा क्या कर रहा है, इसके बारे में तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज आप बच्चों को यहाँ पर कुछ प्रूफ दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस किस प्रकार से चल रहा है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे पहले आज हम आपको लिए चलते हैं ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर। अरे ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर पहले ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन ह्यूमन यहाँ भी पहुँच गया और यहाँ जाकर उसने अपनी कॉलोनीज़ डेवलप कर ली। और जब ह्यूमन की कॉलोनीज़ डेवलप हो जाएगी तो यहाँ पर देखते ही देखते वहाँ रहने वाली नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गई। और बेटा यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो न तो ढंग से फीड कर पा रहे हैं, न ढंग से ब्रीड कर पा रहे हैं, और देखते ही देखते वो एक्सटिंक्ट होते चले गए और 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज वहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गई। 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज एक्सटिंक्ट। बच्चे मैंने ये नेटिव के लिए कहा है, ये नेटिव के एक्सटिंक्शन की बात कही है मैंने। वहाँ पर आपको ये अभी अर्थ से एक्सटिंक्शन की बातें मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, ये नेटिव बर्ड के एक्सटिंक्शन की बातें कर रहा हूँ। ये नेटिव बर्ड एक्सटिंक्ट हुई है, लेकिन वहाँ से अगर चली गई तो अर्थ से जाने का भी इनका खतरा आ चुका है। और अगर हम इनको देखते हैं तो यहाँ पर IUCN 2004 के डेटा अगर हम देखते हैं तो आप जानते हैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम इसके 2004 के डेटा देखते हैं तो पिछले 500 सालों में, लास्ट 500 ईयर्स, हमने बेटा यहाँ पर 784 स्पीसीज को खो दिया है। 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये इतनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसमें से याद रखेंगे आप, जो 784 एक्सटिंक्शन हुआ है उसमें 338 वर्टिब्रेट्स चले गए। इनके अंदर बच्चों यहाँ पर आपको मैं बताऊं 359 इनवर्टिब्रेट्स भी अब नहीं रहे। 359 इनवर्टिब्रेट्स भी चले गए। 87 प्लांट स्पीसीज भी अब नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि किस लेवल पर एक्सटिंक्शन हो रहा है। यहाँ याद रखिएगा आप, इस लेवल पर एक्सटिंक्शन चलता जा रहा है। और यहाँ पर बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप रिसेंट एक्सटिंक्शन की बातें करते हैं
तो रिसेंट एक्सटिंक्शन की अगर हम चर्चा करते हैं तो रिसेंट एक्सटिंक्शन में डोडो जो कि बर्ड थी मॉरिशियस से, क्वेगा ये अफ्रीकन जेब्रा है बेटा, यहाँ थाइलिसीन, क्वेगा थाइलिसीन, स्टीलर सी काउ ये रशिया से एक्वेटिक मैमल है, स्टीलर सी काउ। साथ के साथ यहाँ पर बाली, जावा एंड कैस्पियन, ये तीनों सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है। ये अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। डोडो बर्ड है जो मॉरिशियस से है, क्वेगा अफ्रीकन जेब्रा है, यहाँ पर थाइलिसीन जो ऑस्ट्रेलियन फॉक्स टाइगर है, थी तो फॉक्स के जैसी लेकिन टाइगर थी तो फॉक्स ही लेकिन टाइगर जैसी लाइनिंग हुआ करती थी, तो ये फॉक्स टाइगर। स्टीलर सी काउ रशिया से एक्वेटिक मैमल, बाली जावा कैस्पियन जो सब स्पीसीज ऑफ टाइगर है बेटा, जो यहाँ पर अब हमारे बीच नहीं है। आज की तारीख में अगर देखा जाए, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो प्रेजेंटली हम देख सकते हैं कि 12% तो बर्ड है, 23% मैमल है, 32% एम्फीबिया है, 31% जिम्नोस्पर्म है। अरे ये अब थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में चल रहे हैं, इनको अब खतरा आ चुका है, ये खतरे के निशान पर हैं, संकट में आ चुके हैं। थ्रेट का मतलब संकट ही है बेटा, तो ये थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में चल रहे हैं और कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। यहाँ एक बात और मैं आप बच्चों को साथ में क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरीज को बनाते हैं तो थ्रेटन्ड स्पीसीज की कैटेगरीज हम बेसिक 3 कैटेगरीज यहाँ पर बनाएंगे। थ्रेटन्ड स्पीसीज की बेसिक 3 कैटेगरी हम यहाँ पर बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके बाद में आता है एंडेंजर्ड, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे वल्नरेबल। बच्चों याद रखें, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो है जिसका अभी अभी फ्यूचर खतरे में आ चुका है, इमीडिएट फ्यूचर में ही खतरा है, उसे आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड के नाम से पुकारते हैं। जिसका आने वाला फ्यूचर नियर फ्यूचर खतरे में होगा, नियर फ्यूचर पर डेंजर होगा, उसे आप यहाँ पर एंडेंजर्ड कहते हैं। अरे जिसके नंबर अभी ज़्यादा है, नंबर अभी ज़्यादा है लेकिन उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसे आप यहाँ पर वल्नरेबल के नाम से पुकारेंगे। एक सिंपल एग्जांपल से ये तीनों बातें मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए बेटा हमारे पास एक स्पीसीज है एक्स, मान लीजिए कोई एक स्पीसीज एक्स है जिसके 50,000 इंडिविजुअल आपने पहले देखे थे, लेकिन देखते ही देखते ये यहाँ 20,000 रह गए, देखते ही देखते 2,000 रह गए, अरे 200 ही रह गए। 200 ही अगर रह गए तो आप कह दीजिए कि ये 200 ही है तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है, ये जाने ही वाला है। अगर यहाँ पर 2,000 है तो एंडेंजर्ड और 20,000 है तो वल्नरेबल, लेकिन 50 से 20 पे आया है, इसका मतलब खतरा तो उसके ऊपर भी है। समझ जाइए, यहाँ पर इस तरह से आप इन तीनों कैटेगरीज को बहुत आराम से समझ सकते हैं बेटा। यहाँ पर याद रखेंगे
अगर मैंने आपसे कहा कि वो 50 से 20 पे आया, इसका मतलब ओवर एक्सप्लोइटेशन तो चल ही रहा है। 200 जाने ही वाला है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 2000 एंडेंजर्ड। इस तरह से आपको ये यहाँ पर तीनों कैटेगरीज, मैंने जो बेसिक कैटेगरीज है वो आपको समझा दी है बेटा। यहाँ IUCN थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल को जिस बुक में मेंशन करती है उसको आप रेड डेटा बुक के नाम से पुकारते हैं। रेड डेटा बुक IUCN थ्रेटेंड प्लांट और एनिमल को जहां पर मेंशन करती है उसको ये रेड डेटा बुक कहा जाता है बेटा। ये इस नाम से उसको पुकारा जाएगा। चलिए, तो फिर यहाँ लॉस तो बहुत हो ही रहा है, लेकिन अब लॉस के कारण क्या है? आप सब जानते हैं कि लॉस का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन है, लेकिन ह्यूमन ऐसा कर क्या रहा है? और बच्चों, आज इस बारे में भी हम समझ लेते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस की चर्चा करनी होगी। कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। और जब हम बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात करेंगे तो इसके बेसिक 4 कारण हैं जो सबसे बड़े लॉस के कारण हैं, और उन्हें आप एविल क्वार्टेट के नाम से पुकारते हैं बेटा। एविल क्वार्टेट कहते हैं। बेसिक 4 कारण हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आता है और वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अरे आज जिस रफ्तार से फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, लगातार वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट कम से कम होता जा रहा है बेटा। 14% लैंड एरिया पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आज होना चाहिए था, लेकिन 6% एरिया पे ही बचा है, आधे से कम हो गया। और इस तरह से जब लगातार फॉरेस्ट कम होते चले जाएंगे तो समझ जाइए बायोडाइवर्सिटी के लिए जो हैबिटेट है, वाइल्ड लाइफ के लिए जो हैबिटेट है, वो कम से कम होता चला जा रहा है। और जब हैबिटेट कम से कम होते चले जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी भी लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि उनके रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ रहेंगे बेचारे, मर रहे हैं। फॉरेस्ट के कट होने का एक बड़ा कारण जूम कल्टीवेशन है। अरे ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट के बड़े एरिया को काट देते हैं और बचे हुए स्टम्स को जला देते हैं। तभी तो इसको स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ के नाम से भी पुकारा जाता है। और जब बड़े से एरिया को जला दिया जाता है तो पीछे जो राख बनती है उस पर कल्टीवेशन किया जाता है। राख पर कल्टीवेशन हो रहा है। आप जानते हैं राख को जूम कहते हैं बेटा, और इस तरह के कल्टीवेशन को जूम कल्टीवेशन कहा जाएगा। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है हमारी कि शुरुआत में तो राख मिनरल का काम करती है तो यील्ड अच्छी आती है, लेकिन धीरे धीरे यील्ड में कमी आती चली जाती है, और यील्ड कम हो जाए तो आगे काट लो। इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी पुकारते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखें, हैबिटेट लॉस का एक बड़ा कारण यही बन रहा है, क्योंकि जो फॉरेस्ट पीछे की तरफ खाली छोड़ दिया गया है उसमें दोबारा जो खाली बिल्कुल बंजर छोड़ दिया गया, काट के छोड़ दिया गया, उसको दोबारा एक फॉरेस्ट बनने में आप सब समझ सकते हैं कि 100 से 200 साल लगेंगे। अरे इतने टाइम तक वहाँ की डाइवर्सिटी कहाँ जाएगी बेचारे, सब मर रहे हैं, सब खत्म हो रहे हैं। बच्चों यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन की बात अगर मैं आपसे करूं तो आपसे कहूंगा कि बड़े बड़े फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये रहा एक बड़ा सा फॉरेस्ट, ह्यूमन ने अपनी नीड के लिए बीच में से एक हाईवे निकाल दिया, हो गए ना 2 टुकड़े। अरे यहाँ पर हाईवे निकाला, जो निकाला एक रेलवे ट्रैक डाल दिया, हो गए ना 4 टुकड़े। और पता लगा ऑयल बहुत है तो रिफाइनरी खोल दी। ह्यूमन लगातार इन्वॉल्व होता ही जा रहा है, और लगातार इस तरह से इन्वॉल्व होता ही जाएगा तो उस केस में वहाँ रहने वालों का नेचुरल लाइफ बुरी तरह डिस्टर्ब हो रहा है। न वो फीड कर पा रहे, न ब्रीड कर पा रहे, और इस तरह से अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया तो बेचारे लगातार मरते जा रहे हैं। बच्चों ध्यान देंगे आप, यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ पर, और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ पर जो इम्पैक्ट आया है उससे यहाँ
चलो जो उड़ के जाता है वो तो चला जाएगा, लेकिन जो यहाँ से चल के जा रहा है वो कैसे जाए, क्योंकि कभी हाईवे पे ट्रक होता है तो कभी ट्रैक पे ट्रेन, नहीं निकल पा रहा और लगातार वहीं पर मरता जा रहा है। तो बड़े बड़े फॉरेस्ट को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, यही बेटा यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। दूसरा कारण आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन की नीड जब ग्रीड बनती है तो फिर ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है। आवश्यकताएं जब लालच बन जाती है तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, और इसी का नतीजा है कि आज स्टीलर से काऊ और पैसेंजर पिजन हमारे बीच नहीं रहे, चले गए। तो ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन का ही नतीजा होगा। तीसरा यहां पर हम कह देंगे एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन स्पीसीज इन्वेजन भी, जब बाहर से आने वाली स्पीसीज घातक होती है, खतरनाक होती है, तो वहाँ की नेटिव स्पीसीज को मरना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर नाइल पर्च का एग्जाम्पल लेंगे जो ईस्ट अफ्रीकन विक्टोरिया लेक में हुआ। ईस्ट अफ्रीकन विक्टोरिया लेक में सिचलिड नाम की छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी, लगातार उनका नंबर बढ़ता जा रहा था। तो हमने सोचा कि इनको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रेडेटर लाके छोड़ते हैं, तो हमने बड़ी मछली नाइल पर्च को लाके छोड़ा। लेकिन क्या पता था कि ये प्रीडेटर उसी को इतना खाएगा, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि प्रीडेटर प्रूडेंट तब तक ही होता है जब तक उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हो, और जब ऑप्शन ही एक है तो फिर उसने उसी को खाया, और इतना खाया कि उसको वहाँ से ख़त्म ही कर दिया। तो नाइल पर्च एक वो स्पीसीज़ है जो बाहर से आई और उसने आकर वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज़ थी सिचलिड, उसको ख़त्म कर दिया। ये एलियन स्पीसीज़ इन्वेजन का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह से अपने इंडिया में अगर हम देखते हैं तो अपने इंडिया में भी बेटा पार्थेनियम ग्रास, लैंटाना और आइकोर्निया ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं और इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और ये तीनों एक्सोटिक है, जो बाहर से आते हैं उनको एक्सोटिक कहते हैं, और जो नेटिव होते हैं उनको इंडिजीनस कहते हैं। तो ये तीनों एक्सोटिक वीड है और इन्होंने आकर भारी नुकसान पहुंचाया है। वैसे आप जानते हैं कि एक्सोटिक को जानबूझ के भी लाया जाता है और अनजाने में भी आता है। जानबूझ के लाया गया आइकोर्निया को क्योंकि इसके फ्लावर का कलर अच्छा था, और जब फ्लावर अच्छे कलर के थे तो हमने सोचा कि हमारी वाटर बॉडीज में लगा रहेगा तो वो भी सुंदर दिखेगी। लेकिन क्या पता था कि इंडिया का एनवायरनमेंट इसे इतना भा जाएगा, स्पेशली बंगाल का एनवायरनमेंट, और बंगाल के एनवायरनमेंट में इसकी भारी ग्रोथ हुई और इसने वहाँ पर भयंकर ग्रोथ करते हुए वाटर बॉडीज को ब्लॉक कर दिया। अरे इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी पुकारते हैं। तो ये जानबूझ के लाई गई थी, लेकिन पार्थेनियम ग्रास और लेंटाना को अनजाने में लाया गया और इन्होंने ये अनजाने में पहुंची है, लेकिन ये भी खतरनाक वीड बनी है और इन्होंने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बच्चों यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दूं और वो है अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गेरीपाइनस। क्लेरियास गेरीपाइनस नाम की जो अफ्रीकन कैटफिश है वो भी बहुत डेंजरस रही, इलीगल इंट्रोड्यूस कर दी गई एक्वाकल्चर में, और जब हमारी इंडियन कैटफिश के साथ रहेगी तो वो सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है, क्योंकि हमारी इंडियन कैटफिश की साइज़ छोटी होती है और उसकी साइज़ बड़ी होती है। तो जब दोनों साथ में रहे, दोनों ने साथ में खाया, और अगर ऐसा किया तो उस केस में दोनों ने जब साथ में खाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि दोनों रिसोर्स यूज़ करेंगे तो रिसोर्स कम पड़ेंगे, और इससे गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन आ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी वजह से हमारी इंडियन कैटफिश को भारी नुकसान हुआ। तो मैं यहाँ पर एलियन स्पीसीज इन्वेजन के एग्जाम्पल में एक बार फिर कह देता हूँ, नाइल पर्च ने आके सिचलिड को ख़त्म कर दिया, पार्थेनियम, लेंटाना और आइकोर्निया खतरनाक वीड्स है, और साथ के साथ में मैं आपसे कहूँगा अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियास गेरीपाइनस, जिसने भी आकर नुकसान पहुँचाया है। लास्ट आता है और वो है बेटा यहाँ पर को एक्सटिंक्शन। ये वही होता है जहां पर आप कह दीजिए म्यूचुअलिज्म है, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है, तू नहीं तो मैं नहीं। ये वहां होगा जहां प्लांट और पॉलिनेटर का रिलेशन है कि प्लांट नहीं तो पॉलिनेटर नहीं और पॉलिनेटर नहीं तो प्लांट नहीं, उसी जगह पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर को एक्सटिंक्शन भी आ रहा है। आप चाहो तो इसको वहां भी कह सकते हो जहां पर होस्ट और पैरासाइट का स्पेसिफिक रिलेशन है, जहां पर आपको कहना पड़ेगा कि होस्ट नहीं तो पैरासाइट नहीं, लेकिन इसको उल्टा मत बोलना बेटा, ऐसा मत कहना कि पैरासाइट नहीं तो होस्ट नहीं, ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये 4 कारण हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण अगर आपसे कोई पूछता है तो वो है यहाँ पर
जो मेजर कारण बन रहा है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सबसे बड़ा कारण होगा, सबसे मेजर कारण यहाँ पर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। चलिए अब इसको हम, आप और हम मिलकर इसको बचाते हैं। और इसको अगर हम बचाएं तो यहाँ पर हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरह से किया जाता है बेटा। बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन दो तरह से किया जाता है। एक तो इन सीटू कंजर्वेशन और एक आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू जो स्पीसीज जहां की है उसको उसी के एरिया में प्रोटेक्शन दे देना इन सीटू कहलाता है, उसी के एरिया में उसको बचा लेना इन सीटू कहलाता है। यहाँ पर यही वजह है कि इसको ऑन साइट कंजर्वेशन के नाम से भी पुकारते हैं, लेकिन उसको हटाकर किसी सेफ साइट पर ले जाना एक्स सीटू है, इसलिए इसको ऑफ साइट भी कहा जाता है। अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन सीटू एक्स सीटू में क्या अच्छा, तो आपका आंसर होगा इन सीटू अच्छा है, क्योंकि उसका नॉर्मल एनवायरनमेंट जहां वो रहती है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उस स्पीसीज का सबसे फेवरेबल एनवायरनमेंट होगा, वहां उसे सबसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो फिर उसके लिए एक्स सीटू ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा, वहाँ से निकालना पड़ेगा, तभी जाकर अच्छा होगा। तो यहाँ पर बेटा ऑन साइट और ऑफ साइट कंजर्वेशन है। सबसे पहले अगर मैं इन सीटू कंजर्वेशन मेथड पे आपका ध्यान ले जाऊं तो पहली मेथड आती है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मेथड, ये आप ध्यान दीजिए। क्या होते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट? अरे हमने नॉर्मन मेयर के इस कंसेप्ट को अगर हम देखते हैं तो हमने हमारी अर्थ पे ऐसे एरिया को सेलेक्ट किया है, ऐसे एरिया को मार्क किया है जिस एरिया में तीन क्वालिटी होती है। प्रत्येक एरिया में, हर एरिया में तीन क्वालिटी होना चाहिए। जैसे पहला बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, दूसरा एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा और तीसरा हैबिटेट लॉस ज्यादा। जिन एरिया के पास ये तीन बातें हैं, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, वहां पर एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा, हैबिटेट लॉस ज्यादा, जिन एरिया के पास ये तीन क्वालिटी है, हमने उन एरिया को सेलेक्ट कर लिया, उन एरिया को लेबल कर लिया, उन एरिया को मार्क कर लिया, और उन्हीं एरिया को हमने बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के नाम से पुकारा है। जिन एरिया के पास में तीन क्वालिटी होती है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पहली क्वालिटी क्या बताई आपने? बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, दूसरा हमने कहा हैबिटेट लॉस ज्यादा, एंडेमिक स्पीसीज ज्यादा। मतलब कह दीजिए यहां पर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस हुआ करती है, यहां हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म है बेटा, यहां हाई डिग्री ऑफ थ्रेट भी है, and degree of threat is directly proportional to habitat loss। जहां habitat loss ज्यादा है वहां डिग्री ऑफ थ्रेट ज्यादा है, तो हाई डिग्री ऑफ थ्रेट यहां पर है। यहां याद रखेंगे आप, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एक तरह के मेगा डाइवर्सिटी जोन होते हैं, इनको आप कह सकते हो ये एक तरह के मेगा डाइवर्सिटी जोन है बेटा। अगर आपसे कभी ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जाए तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एरिया आर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस एरिया, तो बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि हैबिटेट लॉस देख के ही तो हमने हॉटस्पॉट बनाया है। इनका अगर हम देखें तो पहले 25, बाद में 9, आज 34 हॉटस्पॉट हमारे पास है। बट ये 25 टेरेस्ट्रियल है और 9 एक्वेटिक है, और जिनका टोटल एरिया अगर आपको मैं बताऊं
तो इनका एरिया लेस देन 2% है। हमने कम एरिया को प्रोटेक्शन देकर ज़्यादा स्पीसीज को बचा लिया है, क्योंकि हमने ऐसे एरिया को प्रोटेक्शन दिया है जहां हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस होती है, तो कम एरिया के प्रोटेक्शन से हमने ज़्यादा स्पीसीज को बचाया है। यहाँ पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमारे इंडिया में भी 3 हॉटस्पॉट है, हमारे इंडिया में भी 3 हॉटस्पॉट है। और जो इंडिया के 3 हॉटस्पॉट हैं वो कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहला वेस्टर्न घाट श्रीलंका, ये राम सेतु एरिया है, श्रीलंका से जुड़े हुए एरिया है। दूसरा यहाँ पर आता है इंडो बर्मा, ये भी बॉर्डर एरिया है। और तीसरा ईस्टर्न हिमालय, ये हो गया बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसके अलावा हमने बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व हम कह सकते हैं कि जहां पर बायोटिक और एबायोटिक दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है वो बायोस्फीयर रिजर्व है। जहां बायोटिक के प्रोटेक्शन पे ध्यान है वो नेशनल पार्क है, और जहां एनिमल पे ज़्यादा फोकस है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। ऐसा भी कह देते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो स्टेट लेवल पे बनता है वो नेशनल पार्क है, और जो नेशनल लेवल पे बनता है बायोस्फीयर रिजर्व है। बच्चों, बायोस्फीयर रिजर्व का आना MAB कंसेप्ट पे हुआ था। MAB का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर। मतलब ऐसा कहा गया कि हमें लोकल कम्युनिटीज को साथ लेना पड़ेगा, बिना लोकल कम्युनिटीज को साथ लिए प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ इसी सोच के साथ बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये देख सकते हैं आप, बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे बाहर वाला एरिया जहाँ हम ट्रांजिशन जोन के नाम से पुकारेंगे, इस एरिया में आपको वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके हाउसेस आपको दिख रहे हैं, ये ट्रांजिशन जोन कहलाता है। यहाँ पर इसके बाद में ये बफर जोन आता है, और उसके बाद में ये कोर जोन यहाँ पर आ रहा है। जो ट्रांजिशन जोन है उसमें मूवमेंट अलाउ है, घूम फिर सकते हैं। बफर जोन में बाई परमिशन मूवमेंट होती है, और कोर जोन में मूवमेंट अलाउ नहीं है। कोर जोन हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं है। आज हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, जो रिसेंटली 18 हो चुके हैं। हमारे पास 90 नेशनल पार्क हैं, ये इंडिया की बातें मैं कर रहा हूँ, जो रिसेंटली 120 से ज़्यादा है। हमारे पास 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो मोर देन 500 है अब रिसेंटली। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे कि ये 12th NCERT का डेटा है, जो मैंने यहाँ पर 1490 और 448 लिखा है। इसके अलावा हमने सैक्रेड ग्रूव्स भी बनाए हैं, जो इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर ही आते हैं। इनको पवित्र उपवन कहा जाता है। मतलब ये ऐसे एरिया है जहाँ से लोगों के कुछ इमोशन जुड़े हैं, कुछ फीलिंग्स जुड़ी है। जैसे आपने 1731 अमृता देवी बिश्नोई की बात सुनी होगी। अमृता देवी बिश्नोई जैसे कहा कि जोधपुर के किंग ने कहा था कि भाई नया महल बनवाना है, जाओ सैनिक को लकड़ियाँ काट के लाओ। सैनिक पहुँच गए, फॉरेस्ट काट रहे थे, लेकिन उस टाइम पर जो आसपास के विलेज वाले हुआ करते थे उनका उन फॉरेस्ट से बड़ा लगाव हुआ करता था, क्योंकि उनके रोजगार के साधन भी फॉरेस्ट से ही चला करते थे।
जब फॉरेस्ट ही कट हो जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे, यही सोचकर पास के विलेज में रहने वाली बहुत ब्रेव लेडी जिनका नाम अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 डॉटर 100 ऑफ विलेजर के साथ में वहाँ जाती हैं, मना करती हैं, लेकिन नहीं माने तो सबने ट्रीज को हग कर लिया। बच्चे ये चिपको मूवमेंट नहीं है, यहाँ से प्रेरणा लेकर 1974 टिहरी गढ़वाल, सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट की लीडरशिप में हुआ मूवमेंट चिपको मूवमेंट था। इसे आप चिपको मूवमेंट नहीं कहते हैं। यहाँ पर इससे प्रेरणा लेकर इन्होंने जो 1974 में हुआ वो चिपको मूवमेंट, लेकिन यहाँ पर सबने ट्रीज को हक कर लिया और कहा कि अगर ट्रीज को काटते हो तो हमें भी साथ में काट दो। बात वापस किंग तक पहुंची, उधर से आदेश आया कि जो भी बीच में आता है उसे साथ में काट दो। यही हुआ, अमृता देवी बिश्नोई, हंड्रेड्स ऑफ विलेजर, 3 डॉटर मारे गए। और अगर ऐसा है तो आज वो एरिया बिश्नोई कम्युनिटी के लिए हाईली इमोशन से जुड़ चुका है और इस एरिया को आप आज सैक्रेड गुरु के नाम से पुकारते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि जहां मारकाट हुई है वही सैक्रेड गुरु होगा। अरे पुराने मंदिर के पास का एरिया या कोई भी ऐसा एरिया जहां से लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं उसको आप सैक्रेड गुरु एरिया के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सैक्रेड गुरु को अगर मैं आपको दूं तो अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, यहाँ पर बचे वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, यहाँ काशी एंड जेंटिया हिल्स ऑफ मेघालय, और आपको ये भी कहना है चंदा, बस्तर, सरगुजा, ये एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया है। तो ये सब सैक्रेड गुरु। अब आते हैं ex-situ कंजर्वेशन मेथड, और ex-situ कंजर्वेशन मेथड को अगर मैं आपको बताऊं तो ध्यान रहे, अगर हमें एनिमल को बचाना है तो उसको जूलॉजिकल पार्क में लेके आएंगे, अगर हमें प्लांट को बचाना है तो बॉटनिकल गार्डन होगा, अगर यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क भी हम बना देते हैं, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। सफारी पार्क उन पार्क को कहा जाता है जहाँ सफारी ट्रैक होते हैं, जहाँ खुली जीप में बैठकर आप वाइल्ड लाइफ का आनंद लीजिए। क्रायो प्रिजर्वेशन भी इसकी मेथड में आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन भी यहाँ पर हो रहा है, मतलब -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस में गैमेट्स को प्रिजर्व करना। यहाँ पर बेटा याद रखेंगे आप, टिश्यू कल्चर मेथड भी यूज़ की जाती है, लैब के अंदर हम माइक्रो प्रोपेगेट करते हैं, और सीड बैंक भी आते हैं। तो ये 6 मेथड यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, क्रायो प्रिजर्वेशन, टिश्यू कल्चर और सीड बैंक, ये ex-situ कंजर्वेशन मेथड का तरीका है। और इन situ मेथड के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सैक्रेड गुरु आता है। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की मेथड्स भी आज मैंने आपको बता दी है। चलिए आज के लिए इतना ही ठीक है बेटा, बाकी की चर्चा और आगे मैं आपसे करता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर।